हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग फ्री फॉल मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और हमने एक केस स्टडी किया था कि जब हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो कर रहे थे। अब हम लोग दूसरे केस की तरफ चलते हैं। तो वहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशंस आए थे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या आया था। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन आया था v इक्वल टू यू माइनस जी टी। दूसरा क्या आया था एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड क्या आया था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या हमने केस लिया है कि एक ऑब्जेक्ट को हम h हाइट से ऊपर से गिरा रहे हैं, ऊपर से ऐसे गिरा रहे हैं। तो देखो क्या है, जैसे मान लिया ये हमारा सरफेस है, ठीक। यहाँ से h हाइट गए हम। अब यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम गिरा रहे हैं, ठीक। ये हाइट हो गई हमारी h, ठीक। जब ऑब्जेक्ट को हम छोड़ेंगे तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी u, और वो किस एक्सेलरेशन से आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए g क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो g निगेटिव लगेगा, और ये इसकी वेलोसिटी कुछ देर के बाद क्या हो जाती है, यहाँ पे पहुँचने पे क्या हो जाती है, v हो जाती है, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। अब देखो हम लोग एक चीज़ पढ़े थे हियर, जो हमारा डिस्टेंस, हमारा जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता था तो वहाँ पे क्या होता था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था। तो यहाँ पे क्या होगा, हियर ए चेंज हो जाएगा किससे, g से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। क्योंकि नीचे गिर रहा है इसलिए आपका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रहेगा, g पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए पहला इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। फिर वी नो दैट सिंस s इज इक्वल टू क्या होता था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही हम लोग इक्वेशन पढ़ते थे। तो यहाँ पे s की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि s अब यहाँ हाइट में बदल गया है तो s की जगह h हो जाएगा। यू टी तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि u वेलोसिटी से छोड़ा जा रहा है, t प्लस हाफ, अब यहाँ a को क्या हो जाएगा, g से रिप्लेस कर दीजिए तो हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। फिर ऐसे ही अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा हॉरिजॉन्टल में क्या पढ़ते थे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही पढ़ते थे। तो यहाँ पे a को s से, a को g से और s को h से रिप्लेस कर दिए। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। तो जब भी वर्टिकल मूवमेंट होगा तो अगर नीचे से ऊपर चीज़ें जाएंगी तो g की जगह माइनस g कर दीजिए और बाकी सब एज इट इज रहेगा। अगर ऊपर से नीचे आएगा तो g को हम प्लस g लेके चलेंगे और हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक की, और वो है हमारा सर्कुलर मोशन। क्या है, सर्कुलर मोशन। हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा तो उसी मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। एक लाइन का डिफिनेशन लिख लीजिए, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ moves along a circular path when a particle moves along a circular path, its motion is called circular motion.
इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसके मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके मोशन को हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। जब कोई सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अब देखो, जो हमारा सर्कुलर मोशन होता है, और सर्कुलर मोशन is always a non-uniform motion, is always a non-uniform motion। जो हमारा सर्कुलर मोशन होता है ये हमेशा एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन because the direction of velocity changes continuously, because the direction of motion is changes continuously। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन जो होता है मोशन का वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। क्यों? जैसे देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक? तो अगर हम इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन देखेंगे, इसका डायरेक्शन इधर होगा। इस पॉइंट पे डायरेक्शन देखेंगे तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। इस पॉइंट पे डायरेक्शन देखेंगे इसका डायरेक्शन इधर होगा। इस पॉइंट पे डायरेक्शन देखेंगे इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो हमेशा जिस पॉइंट पे हमें डायरेक्शन चेक करना होता है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वहीं उस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब ये हर एक पॉइंट पे क्या होता है, इसका डायरेक्शन बदलता रहता है। इसलिए ये क्या है, हमारा हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ये क्या होता है? हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो अब यहाँ देखो, अगर ये हमारा रेडियस है और ये वेलोसिटी है तो हमेशा v और r हमेशा क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा r हो जाएगा, ये हमारा v हो गया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। हमेशा क्या होता है? वेलोसिटी और रेडियस क्या होते हैं? हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल velocity of particle in circular motion is tangential to the circular path। हमेशा जो मोशन होता है वो टेंजेंशियल मोशन होता है सर्कुलर पाथ पे। दैट इज वेलोसिटी एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट इज वेलोसिटी एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमेशा क्या होते हैं? ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। कौन? वेलोसिटी और रेडियस। वेलोसिटी और रेडियस हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए बच्चों। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है उसको हम वेलोसिटी नहीं, उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ये नोट कर लिया? एज कर दूँ? चल, अब यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
अब हम लोग उसको डिफाइन कर लेते हैं। हेडिंग डालिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग दिखाते हैं थीटा से। ठीक, ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो क्या होता है, द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल, द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल the angle described by the particle moving along circular path is known as, जो एंगल बनेगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो ये जो एंगल है यही इसका क्या हो गया, यही इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसका एसआई यूनिट बोलें, एसआई यूनिट, अब ये सब चीज़ याद रखनी पड़ेंगी आपको। एसआई यूनिट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है रेडियन। क्या यूनिट होता है? रेडियन होता है। तो अब आपको एक चीज कन्वर्जन पता होना चाहिए कि पाई रेडियन ये किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये आप याद रखना, पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर हम 1 रेडियन की बात करें, 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री बाई पाई। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 57.3 डिग्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, ये तो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी की, अब ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ये डब्लू नहीं है, ये है ओमेगा। ठीक है, इसको आप लिख लेना चाहो लिख लो, ओमेगा। ठीक, अब ये क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे वहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज नोन एज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज नोन एज वेलोसिटी होती थी। तो यहाँ पे क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, जिस रेट से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उसी को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। ये हमारा क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें तो थीटा का यूनिट क्या था? रेडियन, रेडियन पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, चलो, एक बहुत अच्छा रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग को याद रखना चाहिए। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हो गया बच्चों? चलो, एक रिलेशन है, कभी कभी क्या होता है उस रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। चलो बच्चों, तो देखते हैं हम लोग रिलेशन
बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी मतलब v। जब कोई भी स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो वहाँ क्या होता है, v वेलोसिटी होती है। तो अब हम v और ओमेगा में रिलेशन देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा रिलेशन है और इसका यूज न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा होता है। बस आपको डेरिवेशन पे नहीं जाना है, बस आपको रिलेशन याद रखना है। यहाँ क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। बस ये छोटा सा एक रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है। जहाँ पे आर हमारा क्या होगा, आर तो समझ में आ रहा होगा। आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक, ये तो हमारा हो गया रिलेशन। अब देखो, जब हमने एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख लिया, तो अब हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वहाँ पे एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते थे, यहाँ इसको अल्फा से डिनोट कर देते हैं। जैसे देखो, जब हमारा लीनियर एक्सेलरेशन होता था तो उसकी डिफिनेशन क्या होती थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, बस यहाँ पे वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर हम लिखें तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मान लिया पहले ओमेगा 1 था, बाद में ओमेगा 2 हो गया, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। और इसके अगर यूनिट की बात करोगे, इसके यूनिट की बात करोगे तो क्या होगा, जैसे वहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का क्या यूनिट था, रेडियन। ये हो जाएगा एसआई यूनिट, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। अब ऐसे ही जैसे यहाँ पे लिखा है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, इसी तरह यहाँ पे लिख लीजिए रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंड लीनियर एक्सेलरेशन ए। लीनियर एक्सेलरेशन, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो बस कुछ नहीं रिलेशन है, वही है ए इज इक्वल टू आर एल्फा। जहाँ पे आर क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये हमारा जैसे v इज इक्वल टू आर ओमेगा था, बस यहाँ पे आर आ गया था, यहाँ पे लीनियर वाला आएगा, यहाँ पे एंगुलर वाला आएगा। तो यहाँ पे लीनियर, यहाँ एंगुलर आ गया, ए इज इक्वल टू आर एल्फा। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। हो गया बच्चों, इरेज किया जाए, कंप्लीटेड। ओके, ये सब बस देखो बच्चों, मैं फार्मूला लिखा दे रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आपको कहीं मिलता है तो आप क्वेश्चन आसानी के साथ कर लेंगे। थोड़ी सी जानकारी रखिए, ये इसको आप लोग बहुत डीप में पढ़ोगे जब आप 11th क्लास में जाओगे। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की।
बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता था? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था? जब किसी सर्कुलर मोशन की बात करें, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो, ठीक है, विद ए कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर मूव करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो लिख लीजिए, मोशन ऑफ ए पार्टिकल along the circumference of a circle along the circumference of a circle, सर्किल के सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग मोशन हो रहा है विद ए कांस्टेंट स्पीड, विथ ए कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ हो रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब देखो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला, लीनियर स्पीड, जो हमारा लीनियर स्पीड होता है क्या होता था? v, ये हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक, लीनियर स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। दूसरा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता था? ओमेगा, ये भी क्या होगा? ये भी कांस्टेंट होगा। और आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू 0, कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब देखो लीनियर स्पीड को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? लीनियर स्पीड को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिख लो। लीनियर स्पीड अगर आपको निकालना है तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2πr/t। ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जहाँ पे t क्या है? टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। यहाँ पे t क्या है? टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन करने में जितना टाइम लगेगा वही हमारा टाइम पीरियड होगा। और ये 2πr टोटल डिस्टेंस हो गया एक साइकिल चलने में, और नीचे t से डिवाइड कर दिया तो हमारा हो गया लीनियर स्पीड। तो ये हमारा लीनियर स्पीड हो गया। अगर ऐसे ही हम एंगुलर स्पीड की बात करें, एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी, अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो उसको कैसे निकालेंगे? ओमेगा इक्वल टू 2π/t। बस क्या होगा? ये r हट जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, नहीं, ठीक है, तो ये हमारा हो गया लीनियर स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला, एक एंगुलर स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला। इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। हो गया बच्चों? इरेज किया जाए। चल, अब देखो, अब अगर हम बात करें
जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्या होता है? एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, और ये क्या होता है? इट हैज रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेशन। इट हैज रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेशन। ये हमेशा इनवर्ड एक्सेलरेशन होता है। इसको क्या बोला गया? इसका नाम दे दिया गया एक्सेलरेशन कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या नाम दे दिया गया? सेंट्रीपिटल। जो एक्सेलरेशन हमेशा रेडियली इनवर्ड होता है उसी को हमने क्या दे दिया है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा AC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये क्या होगा? ये होगा v² r। और अगर हम एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में बात करें तो ये हो जाएगा v इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो r ओमेगा स्क्वायर। तो ये v की वैल्यू क्या होती है? r ओमेगा, तो r स्क्वायर से एक r कट जाएगा, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये एक्सेलरेशन a r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। AC एंड v आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमेशा जो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है? ओके, अब देख लीजिए, आप हेडिंग डाल लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स। जब एक्सेलरेशन की बात कर लिए तो फोर्स की भी बात कर लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? वही होगा, इट इज़ अ रेडियली इनवर्ड फोर्स। हमेशा क्या होगा? ये रेडियली इनवर्ड फोर्स होगा दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। दिस इज रेडियली इनवर्ड फोर्स that is required to move an object along a circular path. Object along a circular path. किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए जो रेडियल इनवर्ड फोर्स जो लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे जब हम फार्मूले की बात करते हैं F इज इक्वल टू क्या होता था? M इंटू ए होता था। तो यहाँ पे A कौन सा आ जाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने बात की। तो यहाँ पे एक C की वैल्यू रख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। ठीक है? हो गया बच्चों? तो ये हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की, तो ये नोट कर लीजिए। अब हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। कंप्लीट हो गया? इरेज कर दिया जाए। चल, अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। हेडिंग डालिए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हम लोग अब करते हैं। ठीक है?
तो मोशन ऑफ ए पार्टिकल, मोशन ऑफ ए पार्टिकल along the circumference of a circular path, on the circumference of a circular path देखो यूनिफॉर्म में क्या था, विथ कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा था, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था। यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करेगा। ऑफ अ सर्कुलर विथ ए वेरिएबल स्पीड, विथ ए वेरिएबल स्पीड, इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता क्या है, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या होता है, जो हमारा लीनियर स्पीड होगा v, ये हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, ये क्या होगा, वेरिएबल होगा। ओके, जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ये भी आपका कांस्टेंट नहीं है। और जो हमारा क्या होता था, एंगुलर एक्सेलरेशन होता था अल्फा, अब ये भी जीरो नहीं होगा, ये भी क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि वेरिएबल स्पीड है तो एक्सेलरेट कभी कम कभी ज़्यादा होगा। तो इसकी वेलोसिटी क्योंकि वेरिएबल होने की वजह से अल्फा भी अब जीरो नहीं हो सकता। तो ये हमारे तीनों चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक लास्ट टर्म लिख लेते हैं, जो भी हमने, हो गया बच्चों, नोट कर लिया, जो भी हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े थे, अगर मान लो यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा हो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन with constant angular acceleration, कांस्टेंट एंगुलर acceleration। तो अब हम देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे। अब देखो, जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशंस था, नाउ the equation of motions आर, अब इक्वेशन ऑफ मोशन देखो कैसे बदलेंगे। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। ये हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी टी स्क्वायर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। देखो सब एक जैसा है, बस केवल रिप्लेस करना है v को ओमेगा 2 से, u को ओमेगा 1 से, और एक्सेलरेशन को अल्फा से, और डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तीसरा इक्वेशन, ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, चौथा एक चीज़ और बढ़ी थी, एवरेज स्पीड। यहाँ पे अगर थीटा निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो ये क्या हो जाएगा,
ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ये भी मैंने आपको बताया था बाई 2 इंटू टी। ठीक, पांचवा फॉर्मूला, अगर हमें एवरेज निकालना होगा ओमेगा एवरेज, तो यहाँ पे क्या है, ओमेगा 1 है ओमेगा 2 है, इन दोनों का मीन ले लो, ये आपका क्या आ जाएगा ओमेगा एवरेज। अगर हमें थीटा nth निकालना है, जैसे nth डिस्टेंस निकाले थे यहाँ पे थीटा nth, तो वहाँ पे क्या आया था, वहाँ पे आया था, यहाँ पे आएगा ओमेगा 1 प्लस 1/2 अल्फ़ा 2n-1, अल्फ़ा 2n-1। तो ये हमारे सारे फॉर्मूले हो गए। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा क्या है हमारा 2πn या 2π/t। ठीक, तो ये हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन सारे हो गए। तो अब यहीं पे क्या होगा बच्चों, यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग अगली क्लास में जब मिलेंगे तो अब हमारा काम होगा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना, वो हम यहाँ पे कराएंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ओके, थैंक यू।